अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आजकल मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो हमारा सबसे अहम मौजू बना हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस हवाले से काफ़ी नज़रें जमाए बैठे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो आइन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन अपने वक्त के ऊपर होगा या नहीं होगा। इस हवाले से आज की जो दो अहम बातें हमारे सामने आई उनमें से एक तो ये है कि वफाकी वज़ीर तिजारत नवीद कमर साहब जो हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े किया है और वो ये कहते हैं कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ उन्होंने पेश की है अपनी गुफ्तगू के अंदर। साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जिस तरह के आगाज में आप उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा भी कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि असम्बलियां 13 के बजाय अगर 13 जो मुकर्रर तारीख है उससे पहले 11 अगस्त को भी अगर तहलील होती हैं तो जरूरी नहीं कि इलेक्शन के लिए हमें ऑल द वे 90 दिन के बाद ही इलेक्शन की तरफ जाएं, बल्कि उससे कम 64 दिन के अंदर भी इलेक्शन हो सकते हैं। अब जो हुक्मरान क़यादत है उसमें मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये इलेक्शन के जो वक्त है उसका मुकर्रर वक्त है उसके ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए अब हमें अपने बयानात के जरिए वाज़े तौर पे एक पेज के ऊपर नज़र आते हैं। लेकिन एक फ़र्क जो इससे होगा कि अपनी मुद्दत से पहले अगर तहलील होती है तो वो यही है कि असम्बली अगर अपनी मुद्दत से एक दिन पहले भी तहलील हो तो फिर 90 दिन के बाद इलेक्शन होते हैं, उसकी गुंजाइश पैदा हो जाती है। वरना मुकर्रर वक्त यानी जो 13 की तारीख है उसमें फिर 60 रोज़ की ही मार्जिन इनके पास रहेगी। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेगी कि क्योंकि हमें 90 रोज की तरफ जाता हुआ मामला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आज एक और मामले के हवाले से अहम है। वो ये कहते हैं कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन है लोकल बॉडीज़ के, उसके लिए हुकूमत को इलेक्शन कानून में तरमीम करके, आप लोगों को याद होगा EVM का कानून जो साबिका PTI की हुकूमत पास करके गई थी, तो वो कहा गया कि EVM और आई वोटिंग जो है इनको ख़त्म करने का इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा किया। तो हम प्रोग्राम में ये बहस करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी क्या इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, उसके क्या नताइज होंगे, उसके पीछे क्या सोच मौजूद होगी, और ये जो तमाम मामलात हैं इसमें, क्योंकि अब अगर असम्बली तहलील होती है आगे मामला इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के पास होगा तो उनके पास क्या गुंजाइश पैदा होगी मजीद डिले करने के लिए। ये हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, EVM, इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए दूसरी तरफ आज की खबर ये भी है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कमेटी बनाई गई थी उनका इलेक्शन हुआ, आज उनकी मीटिंग हुई है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात ये सामने रखी गई कि पोलिंग के नताइज में ताख़ीर जिस तरह होती रहती है आमतौर पर इंतखाबात के अंदर, ऐसी सूरत हाल अगर आइंदा इलेक्शन के अंदर बनी तो उन नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा जहाँ से जो है वो डिले होकर नताइज सामने आएंगे। ये हमारी आज की मौजू होगा कि किस किस्म के इस्लाहात होने चाहिए। दूसरी तरफ जो बहुत ही अहम मामला सियासी मंजरनामे पे है वो है जो दुबई में मुलाकातें हुई उसमें सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल नहीं किया गया। सो क्या ये इस तरफ इशारा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की नज़र में अगले सेटअप में उन दोनों जमातों की अहमियत ज़रूर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई गुंजाइश उनको नज़र नहीं आती, उन समेत PDM के अंदर शामिल दीगर जमातों को भी, क्योंकि ये दो जमातें सर जोड़कर बैठी जिसके बाद हमें इलेक्शंस अपने वक्त पर होने या ये जो उनका ऑफिशियल बयानिया है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सिंगल आउट कर रहे हैं जरदारी साहब को और अब वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद इलेक्शन में हम फौरी तौर पे नहीं गए, ये जो है ये आसिफ जरदारी साहब के ऊपर उसकी वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वो कहते हैं मैं ये मौक़िफ़ रखता था कि इस तरह किया जाए। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत का आगे क्या मुस्तकबिल है। मेरे साथ सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मौजूद, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सेनेटर निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सदर है पीपल्स पार्टी सिंध के, और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप तर्जुमान है PDM के और JUI के रहनुमा हैं। उनसे हम खास तौर पे जानेंगे कि हम क्या स्टेटस है इस वक्त PDM का, डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या अब मौजूद भी है या नहीं है, सब पार्टियां अपने अपने फैसले नए नए अलायंस के तौर पे कर रही हैं। मैं स्टार्टिंग विद खोड़ो साहब, ये जो तमाम चीज़ें हुई इससे मौलाना साहब जो है वो काफ़ी हद तक मलबा आपके ऊपर डाल रहे हैं। इसकी हम जब कनेक्ट करें डॉट्स को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये एक ओपिनियन तो पाया जाता था कि फौरी तौर पे अगर इलेक्शन के अंदर चले जाएं तो वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, ये तमाम चीज़ें करने का PTI को या उनके चेयरमैन को मौका ना मिलता। जो कुछ गैर आइनी इकदाम के हवाले से भी आप लोगों के ऊपर तनकीद रही, तमाम आप नहीं समझते कि मौलाना साहब जिस किस्म के बयान दे रहे हैं उससे मलबा आपकी जमात के ऊपर मेनली आता है? मलबा डालने की क्या बात है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उसी असेंबली ने दूसरा लीडर ऑफ द हाउस चुनना था। जब दूसरा लीडर ऑफ द हाउस चुना गया तो उसमें JUI ने वोट दिया।
और नए प्राइम मिनिस्टर आ गए। अब नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद रही बात कि इलेक्शन उस दिन हो जाता अनाउंसमेंट या 1.5 साल पूरा करके होता। जब ये गुफ्तशनीद हुई होगी, डिस्कशन हुई होगी, तो मौलाना फजल रहमान साहब के साहिबजादे तो खुद वजीर में बने, वजीर भी बने बैठे हुए हैं आज। तो फिर ये कहना कि मैं उस वक्त ये कहता था कि इलेक्शन उस दिन हो जाए अनाउंसमेंट, ये मैं समझता हूँ तुक नहीं बनती। वो हर फैसले में शरीक रहे हैं। ये पीडीएम की हुकूमत कहलाई है, हम उसके सपोर्टर हैं, हम उसके हामी हैं, इत्तेहादी हैं। हुकूमत पीडीएम की है। शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने उसको ऑफर की थी कि अगर ऐसी बात हो तो प्राइम मिनिस्टर होने का हक आपकी जमात को है। उनके नाम से नहीं कहा था, उनकी जमात को दिया था हक हमने, दूसरी जमातों ने भी दिया था। तो जब आप हुकूमत का हिस्सा बन के रहे हो 1.5 साल, तो फिर मैं समझता हूँ ये बातें करना मुनासिब नहीं है। इशू आपका क्या है? असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है 13 अगस्त को। हाँ, पूरी हो रही है। कहीं से भी आपको ये कोई मूव दिखाई नहीं दे रही कि कोई हम असेंबली का टर्म एक्सटेंड कर रहे हैं। ये एक्चुअली मौलाना साहब ने एक दफ़ा कहा था कि हम 1 साल अरसा बढ़ाने की सोचेंगे, ये मौलाना साहब ने कहा था। लेकिन अब वो इस बात पे आ गए हैं कि नहीं, टाइम पे होनी चाहिए इलेक्शन। अच्छी बात है। हम तो पहले भी कहते रहे कि इलेक्शन टाइम से ना पहले होनी चाहिए ना टाइम के बाद होनी चाहिए, पूरे टाइम पे होनी चाहिए। हम इलेक्शन के लिए वाजे हैं। हुकूमत में हमने बैठना था, सब जमातों ने मिलकर फैसला किया कि जी हाँ, हुकूमत में बैठेंगे, पाकिस्तान को ठीक लाइन्स पे लाने की कोशिश करेंगे। साल लगा हो, 1.5 साल लगा हो, उन्हीं लाइनों पे चलते 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 हमने पाकिस्तान में एक थोड़ी सी ठहराव पैदा करने की कोशिश की है। जो पहले भौचाली कैफियत थी, उससे हम निकल आए हैं। भौचाल हम पैदा। मौलाना साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अब वो हवाला दे रहे हैं कि उनको उस वक्त बड़ी अच्छी ऑफर हुई थी सेनेट चेयरमैन की पोजीशन की भी, तो ऐसा कुछ है जो अब आप लोग उनको नहीं केटर कर रहे, उनके किसी इंटरेस्ट को इकट्ठे बैठ के दुबई में उनको एक तरफ रख के? देखें, बात सुने, उस वक्त पीडीएम नहीं थी। उस वक्त मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च किया था, पिंडी पहुंचे थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, किससे मुलाकातें हुई, किससे नहीं मुलाकातें हुई। अचानक वो जो आज़ादी मार्च था उसको ख़त्म कर दिया गया और बाद में कहा गया कि हमें प्रॉमिस किया गया था परवेज़ इलाही की तरफ से, परवेज़ इलाही गारंटर था कि फलां महीने में इलेक्शन हो जाएंगी। इमरान खान उस इलेक्शन से या उस वायदे से, जिसने भी वायदा किया था, उससे वो लोग फिर गए और इलेक्शन नहीं हुई। उसके बाद जाके पीडीएम बनी, पीडीएम से हम बाहर निकले, फिर हमने लॉन्ग मार्च अपने तौर पर शुरू किया था और दूसरे साथी हमारे साथ मिल गए थे। ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगी तो हमने अपनी लाइन सीधी रखी है। ठीक है सर, मैं किरमानी साहब को भी शामिल करती हूँ और हाफिज अब्दुल्ला साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, उनको भी वेलकम कहते हुए थोड़ा सा पूरा कर लूं। अब ये अगर असेंबली 13 अगस्त को खत्म होती है तो इलेक्शन 2 महीने में होंगे। अगर 13 तारीख से पहले 1 या 2 दिन या 3 दिन पहले तहलील की जाती है, डिसॉल्व की जाती है, तो फिर नंबर में 90 डेज, 90 डेज के बाद इलेक्शन नहीं होंगे, 90 डेज के अंदर, मेरा आज का फोकस प्रोग्राम में यही रहेगा कि 60 या 90 डेज की तरफ जाएंगे। किरमानी साहब को भी मैं शामिल करती हूँ गुफ्तगू में। किरमानी साहब, ये अजीब सी बात लगी कि जो एहतजाज हो अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, चंद ही दिन पहले ये बात हुई थी, वो भी मौलाना साहब ने मोबिलाइज किया था, उनके कारकुन बड़ी तादाद में आए थे। ये जो प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए पीडीएम के जरिए आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके और सारे यकजा हुए, उसकी सरबराही भी मौलाना साहब ने की। ऐसा क्या हुआ कि अब जब अगली हुकूमत बनाने के लिए मुशावरतें हुई, और बड़ी अहम खबर, बेशक आप लोगों की जमातें कहती रही कि दुबई से ऐसी कोई कंक्लूसिव बात नहीं आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोगों के इलेक्शन के हवाले से बयानात काफी एक पेज के ऊपर नजर आते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की। तो क्या मौलाना साहब को सिर्फ अफरादी कुव्वत के लिए इस्तेमाल किया गया, या अब क्या वजह है कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अब सभी भी। अच्छा, गुजारिश ये है कि ऐसा कुछ है नहीं जितना ये एक परसेप्शन बना दिया गया, ये बन रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पर इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम की,
और जिस हुकूमत का पीपल्स पार्टी भी हिस्सा है, गो के पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है। जहाँ तक रह गई बात आपकी कि जो मुलाकात हुई या मौलाना साहब को जो शिकवा हुआ या उनको गिला हुआ, वो बेहतर होता। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पीडीएम के हमारी जमात है वो उनको ऑन बोर्ड ले लेते, लेकिन चूँकि ये मुलाकात बिटवीन पीडीएम के रहनुमाओं के दरमियान नहीं थी, ये मुलाकात एक जमात जो पीडीएम में है और दूसरी जमात जो पीडीएम से बाहर है उनके दरमियान अगर ऐसी को मुलाकात हुई है तो चलिए बेहतर होता कि वो जो हमारी जमात मौलाना साहब को ऑन बोर्ड ले लेती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से और मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मामले में मौलाना साहब से रब्ता करेंगे और मौलाना साहब के जो गिला शिकवा था वो दूर हो गया। जहाँ तक आपकी बात है इलेक्शंस के हवाले से, देखिए इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, हम इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में। अब सिर्फ मामला है 13 को अगस्त को असेंबलियाँ ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाती हैं अपनी मुद्दत पूरी करके, या उनको पहले 10 या 11-12 जब को डिज़ोल्व किया जाता है और फिर ये देखा जाएगा कि आया 60 दिन में इलेक्शन या 90 दिन। इलेक्शन बहरहाल होने हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, उसके अलावा कोई भी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता और नहीं करेगा। सूरत हाल सिर्फ जो मुझे थोड़ी सी वरी करती है, थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है कि देखिए 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, एक टेक्निकल कुछ होती हैं, हर्डल्स भी आ सकती हैं। ये मेरी एक ज़ाती राय है, ये कोई अभी मैं कोई पार्टी के हवाले से नहीं बात कर रहा कि देखिए अभी ये जो मर्दमशुमारी है अभी वो नामुकम्मल है। अच्छा, फिर ये तो बड़ी ज़्यादती होगी, मैं समझता हूँ कि कुछ जिन लोगों की मर्दमशुमारी हो गई है वो वोट डाल सकें और जो इस मर्दमशुमारी में हिस्सा नहीं ले पाए या रजिस्टर नहीं हुए वो वोट ना डाल सकें। एक मैं अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा इसमें है कि देखिए अभी फिर अगर वो मर्दमशुमारी कौन सी आपने फॉलो करनी है, अगर ओल्ड करनी है फिर तो ठीक है, अगर आपने ये नई करंट जो हो रही है तो इसके बाद फिर डिलिमिटेशंस का मरहला आता है, हल्का बंदियों का मरहला आता है, उसमें भी दैट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। और तीसरी चीज़ जो मुझे बड़ा खदशा है और अल्लाह करे कि मेरे खदशात दुरुस्त ना साबित हों कि ये देखिए कि जो फ्लड सीज़न है और सैलाब का भी ख़तरा है, और अभी मैं कल ही देख रहा था, पढ़ रहा था अलर्ट जारी कि इंडिया ने इधर अपने सियालकोट वाली साइड पे, शकरगढ़ साइड पे उन्होंने जो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है उससे काफ़ी देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। तो ये दुआ कीजिए कि ये सैलाब का मामला ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ आपने बड़ी अहम तीनों बातें की हैं। हम तो ख्वाजा आसिफ साहब ने गालिबन ये बयान भी दिया, इसका फैसला पीडीएम की क़यादत और पीपल्स पार्टी जो है मुशावरत से मिलकर कर लेंगे। ठीक है, ठीक। सर ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें बल्कि ऐड ऑन भी किया कि अगला हमारा टॉपिक भी इसी के अराउंड होगा, आपकी इन तीनों बातों के हवाले से ही हम बात करेंगे। उन्होंने ये भी एक पॉइंट पे कहा कि अक्टूबर में गर्मी ज्यादा होगी, हो सकता है नवंबर में, तो इस किस्म की बातें तो बहुत सारी की जा रही हैं, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे रास्ता बन सकता है वो चीज है जो हमें ये जो गर्मी वाली बात है कंफ्यूज कर देती है। इसको नहीं एडवोकेसी करता इसकी, उसका रीजन ये है कि पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो आरटीएस वाले इलेक्शन जो थे वो तो जुलाई में हुए थे, इसलिए गर्मी का फैक्टर नहीं है। सैलाब जो है, फ्लडिंग जो है, दैट इज द रियल इशू ऑफ कंसर्न, यू नो। ठीक है सर, मैं हाफिज साहब को सर शामिल करती हूँ। हाफिज साहब, बहुत सारी चीजें आपसे पूछने के लिए, एक आपका मैंने तारुफ तर्जुमान पीडीएम के तौर पे कराया, लेकिन हमारे हलकों में इस वक्त बात हो रही है कि क्या पीडीएम अब मौजूद भी है या नहीं है। सो आप ये बताइएगा सर कि जो तहफुजात है, अभी जो खोड़ो साहब ने गुफ्तगू की पीपल्स जरदारी साहब के हवाले से जो उनके तहफुजात हैं उस पर मैं आती हूँ, लेकिन पहले बताइएगा कि तहफुजात मौलाना साहब की एज ऑफ नाउ आज जब हम बात कर रहे हैं वो बरकरार हैं या एक आफ्टर थाट के तौर पर हमें तासुर मिला जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे मुलाकात की है उसके बाद कोई कमी आई है जो तहफुजात थे उनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब साहबी बात यह है कि मौलाना साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया या जो शकवा किया, वो मौलाना साहब ने यही कहा जैसे कि आपसे पहले दोस्तों ने भी उसका ज़िक्र किया। जमीयत उलमा इस्लाम की मौक़िफ़ वाज़ेह है 25-18 के इलेक्शन के हवाले से भी कि असम्बली नहीं जाना चाहिए। पेमेलन बरमला उनकी क़यादत बार बार ये ऐलान कर चुकी है कि अगर मौलाना की बात हम मानते तो ये बेहतर होता, लेकिन नहीं हुआ। फिर सितंबर 2020 में पीडीएम बनी, उससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम तने तनहा
पूरी पाकिस्तान में मिलियंस मार्च किए, आज़ादी मार्च समेत। किसी से भी गिला नहीं किया कि फ़लान पार्टी क्यों हमारे साथ नहीं है, फ़लान पार्टी क्यों शामिल नहीं है आज़ादी मार्च में एहतजाज, क्योंकि उस वक्त PDM थी नहीं। मौक़िफ़ तमाम पार्टियों का एक ही था 25-18 के इलेक्शन में हवाले से, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम रोडों पर थी, बाकी जमातें नहीं थी। फिर जब PDM बनी, PDM बनने के बाद 6 महीने पीपल्स पार्टी और ANP साथ रही, 6-5 महीने, उसके बाद वो भी निकल गई, 8 पार्टियाँ रह गई PDM में। आप जैसे एंकर पर्सन, दिगर तज्ज़िया निगार, मीडिया वाले, सियासी जमातें कहती रही कि PDM तो तितर बितर है, PDM की तो नाम PDM का है, PDM तो है ही नहीं, PDM कहाँ है। लेकिन वही PDM के बग़ैर फिर हुकूमत न बन सकी। वही मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह PDM। जब कशमकश होता है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का, तो जमीयत उलमा इस्लाम सबसे आगे। जब महंगाई मार्च की नौबत आती है तो वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम सबसे आगे। तो जब तारीख़ आदम इत्तेमाद आती है तो जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह PDM और PDM में शामिल जमातें सारे, एक एक वोट की बहुत बड़ी अहमियत थी। लेकिन आज तक जितने भी फैसले हम करते रहे, PDM में शामिल जमातें बशमूल हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, हम सब पाकिस्तान की इस्तेहकाम माशी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, सियासी तौर पर कोशिश यही था कि आप पाकिस्तान को किस तरह मजबूत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, श्रीलंका बनने से बच गया। अब अगला मरहला आया कि मुस्तकबिल क्या होगा, निगरान हुकूमत आएगी, हमारी हिकमत अमली क्या होगी। आप ये महसूस करते हैं कि इन मराहिल से इकट्ठे गुजर गए, लेकिन अब मौलाना साहब को एक तरफ कर दिया गया इन पार्टीज़ की तरफ से? मैं माजी में नहीं जाता हूँ कि किस पार्टी ने क्या किया, वो तारीख़ के अवराक में मौजूद है कि किसने क्या किया। अगर हमसे कुछ कमज़ोरी हुई है मौलाना साहब से और जमीयत से, तो वो भी तारीख़ में है। जिस पार्टी ने जो कुछ किया वो भी वाज़ेह है, कौम को मालूम है। तो लिहाजा अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, 50 दिन बाकी है या 55 दिन बाकी है, 12-13 को असम्बलियाँ ख़त्म होगी या उससे पहले तहलील किया जाता है, तो 60 या 90 की बात आएगी, वो अपनी जगह पर। लेकिन जो मुशावरत दुबई में हो रही है, अगर हुक्मरान इत्तेहाद के ज़ाविये से देखें तो हुक्मरान इत्तेहाद में जमीयत भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PMLN भी शामिल है और दिगर पार्टियाँ भी शामिल है। अगर PDM को देखें वर्सेस पीपल्स पार्टी प्लस पीपल्स पार्टी, तो ये सारे हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। तो अगर PDM में शामिल जमातों की मुशावरत की बात हो तो PMLN की जिम्मेदारी बनती, उनकी क़यादत की जिम्मेदारी बनती कि मौलाना को ऑन बोर्ड लेते दुबई मुज़ाकरात में। अगर हुक्मरान इत्तेहाद की बात है तो इत्तेहाद में फिर जमीयत उलमा इस्लाम शामिल है, फिर PMLN को भी और पीपल्स पार्टी को भी जमीयत उलमा इस्लाम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। जब हम एक छतरी तले सब इकट्ठे हैं पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, तो क्या आगे हम पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बैठेंगे? तो फिर JI को और दिगर पार्टियों को क्यों इंतजार किया? मैं आपकी बात काट रही हूँ हाफिज साहब, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है। आप ये बात कह रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद के तौर पे भी अगर देखते हैं, PDM के तौर पे भी देखते हैं, दोनों तरह से क्वालिफाई करते थे कि मौलाना साहब दुबई की मुशावरत में मौजूद होते। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो फिर इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अब इन दो जमातों को फ्यूचर सेटअप के अंदर ये एक पैगाम है कि मौलाना साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी, जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ PTI के रहनुमा भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो डिले की इर्तवा की बात की जा रही है, ये जो इख्तलाफात की बात की जा रही है, ये डिले के लिए ताकि मौलाना साहब को निगरान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादशाहत करने का 1 साल मौका मिले। ये उनके अल्फाज मैंने कोट किए हैं। ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद हम बात करें जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर जो हमें फासले इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं खोड़ा साहब ऐसे आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जो बात आपने की थी उस वक्त हाफिज साहब नहीं थे, क्विक रिस्पांस उनसे लेते हुए हाफिज साहब एक मुख्तसर ये बात बताएगा। खोड़ा साहब ये कहते हैं कि जो मौलाना साहब अब बहुत सी चीजों की जिम्मेदारी, मैंने उनसे सवाल किया था कि जरदारी साहब के ऊपर डाल रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फौरी इलेक्शन में ना जाने की, तो अगर वो इतने मुखालिफ थे और फौरी इलेक्शन चाहते थे तो फिर उनके साहिबजादे वजारत कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, बात ये नहीं है, मेरे ख्याल में ये बहुत छोटी बात है कि इस वजारत किसने वजारत ली, किसने वजारत नहीं ली। बात यह है जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा जमहूरी रवैया अपनाया है। आपको याद होगा जब 25-18 का इलेक्शन हुआ तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये था कि हमने असम्बली में नहीं जाना चाहिए,
तो सबसे पहले दो बड़ी पार्टियों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने उनकी राय का एहतराम किया। जब आपको याद होगा जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया जा रहा था तो ये दोनों पार्टियां एक्सटेंशन में एक पेज पर थी। हमने कहा नहीं देना चाहिए। तो जब इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए उस वक्त भी हमारे मौक़िफ़ की तायद कम से कम PMLA ने तो की। बाद में मेरी बात तो सुनिए ना, मैं अर्ज करूँ बाजवा साहब के एक्सटेंशन में हमारा मौक़िफ़ ये था कि नहीं, आज सब कहते हैं कि ये गलती हो गई। सबसे पहले PTI की चेयरमैन कहते हैं कि गलती हो गई। बात यह है, बात सिर्फ इतनी है कि क्या हम हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है या नहीं। ये 12-13 पार्टियां अगर शामिल है तो जितने भी फैसले हमने आज तक किए हैं तो मुशावरत से किए, हुक्मरान इत्तेहाद ने किए, PDM ने तो अकेले नहीं किए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात का हम जिक्र कर चुके हैं। मैं ये कहते हुए आगे जो भी फैसले हो मुशावरत से हो, मौलाना साहब को या PDM की या हुक्मरान इत्तेहाद की दिगर पार्टियों की क़यादत को क्यों बाहर रखा गया है, इसमें कौन सी कबाहत है, मुझे बताए। ठीक है हाफिज साहब, ये कहते हुए कि आपका एक्सटेंशन की बात पे भी उसूली मौक़िफ़ हो या असेंबली की बात पे भी, लेकिन मैं एक सेकंड खोड़ो साहब मुकम्मल कर लूं। ये जो इलेक्शन की बात इस वक्त हो रही है, इस पे आप लोगों की तमाम जमातों के रंग बिरंगे बयानात भी हम सुन चुके हैं चंद दिन पहले तक। और एक मौके पे मौलाना साहब ने यह भी कह दिया था कि 1 साल बढ़ाने का भी इलेक्शन की मुद्दत को हम सोच सकते हैं आगे। खोड़ो साहब आप जो ऐड करना चाह रहे हैं आप प्लीज फरमाइए। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ दुबई की मुलाकात को इतना बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी PMLN के सुप्रीमो से मुलाकात करती है और उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता, प्रेस रिलीज नहीं निकलती, तो फिर मैं समझता हूँ ये आम मुलाकात की तरह से सोचना चाहिए। दूसरी बात ये कि PMLN या दूसरी PDM की जमातें वो अभी तक इलेक्शन अलायंस नहीं बन सकी। हाँ, PDM एक महाज है, एक इत्तेहाद है अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन अलायंस नहीं बनी। अगर इलेक्शन अलायंस बनी हुई होती तो फिर यकीनन नवाज शरीफ साहब पर यह लाजिम था कि वो PDM की लीडरशिप को एतमाद में लेके किसी और पार्टी से बात करता। मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि इलेक्शन अलायंस नहीं है PDM और PPP भी किसी के साथ इलेक्शन अलायंस में नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी ज़रूरी है, चलते रहेंगे, टाइम पूरा करेंगे, सब कुछ करेंगे। उनकी हुकूमतों की हिमायत की है हमने कुछ न कुछ। मौलाना साहब जो बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे कि जनरल बाजवा के ज़माने में उनका क्लियर मौक़िफ़ था, उन्होंने वोट नहीं दिया था, वो वॉकआउट करके चले गए थे। लेकिन PMLN ने कहा और पीपल्स पार्टी ने उसको फॉलो किया। ये हो गई बात, इत्तेहादी हुकूमत बन गई बात। आगे की मुशावरत में पहली मुशावरत होगी PDM की इत्तेहादी हुकूमत की केयर टेकर हुकूमत में लाने के लिए। केयर टेकर हुकूमत, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो भी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के मशवरे से बनेगा। और मशवरे में सारी PDM की जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, किसी न किसी का नाम सजेस्ट कर सकती हैं प्राइम मिनिस्टर को, और अपोजिशन वाले भी कोई ना कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और उनकी फिर वजारतें होंगी, वजारतें किसको मिलें किसको ना मिले, ये बात जो है उसमें मुशावरत तो अपनी जगह पे PDM को करनी पड़ेगी। हमें भी, यानी आप खोड़ो साहब ये कह रहे हैं कि ये मरहला अभी इस मरहले तक अभी पहुंचे नहीं है। मुझे एक ब्रेक है, वापस आके किरमानी साहब से बिलखुसूस गुफ्तगू होगी। निगरान सेटअप का गैर जानिबदार होना कितना जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो इंतखाब फिर कैसे एक साफ और शफाफ इलेक्शन का तासुर मिलेगा। और दूसरा, आप तीनों मेहमानों से जानना चाहूंगी कि क्या अगले इलेक्शन में PTI को बैन होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बयानात और बातचीत है वो हमें इसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जिसको ये पार्टियां इंडोर्स करती हुई नजर आ रही हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में, आम इंतखाबात में मंजरनामा, सियासी मंजरनामा कैसा होगा। किरमानी साहब, सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसूली पोजीशन इस हवाले से क्या है कि PTI को पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। आजकल हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत देख रहे हैं। एक तरफ आज की खबर ये भी है कि जो चेयरमैन PTI उनके ऊपर दीगर जो है वो नामजद कर दिया गया, उनको जिना हाउस, अस्करी टावर और PM सेक्रेटेरिएट हमले के हवाले से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जस्टिफाइड होगा कि अगर एक तरफ केसेस भी चल रहे हैं, पार्टी टूट फूट का शिकार होकर इंतहाई कमजोर भी हो चुकी है, और तीसरी तरफ पार्टी के ऊपर पाबंदी भी लग जाए? देखिए,
एक तो ऑलरेडी पीटीआई तितर बितर हो चुकी है और पीटीआई का एक पार्ट 2 भी आ चुका है मैदान में, अदम इस्तेहकाम पार्टी मैं तो उसे कहता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अगर आप इसको बैन भी करते हैं, वो हुकूमत ने तो नहीं करना, वो तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट का काम है, और वो किसी और नाम से नई पार्टी रजिस्टर करा लेंगे। जैसे माजी में ANP जो थी वो नैप हुआ करती थी और उसके बाद जब उसको बैन किया गया तो ANP के नाम से आ गई। असल मसला जो है वो ये है कि सानहा 9 मई जो हुआ, जिस दिन पाकिस्तान पर, रियासत पाकिस्तान और पाक फौज पर हमला किया गया, शोहदा की बेहुरमती तस्वीर की गई। असल मसला है कि वो जो मुल्ज़िमान हैं, जो उसमें मुलव्विस किरदार हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको सज़ा के अमल से गुजारना होगा और उनको कटहरे में लाना होगा। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज भी ऐसे लोग जो हैं, जो इसके मंसूबा साज थे सानिया 9 मई के, जो उसमें फैसिलिटेटर थे, जो उसमें मुआवन थे, हिदायतकार थे, जो भी थे, अभी भी लोग जौन से हैं वो कानून की गिरफ्त में नहीं आए हैं। मैं किसी पे पाबंदी लगाना या लगाना वो बात की बात है। असल चीज़ ये है कि जो इसमें मुलव्विस सानिया 9 मई में थे लोग, उनको अभी तक उसमें से तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनको गिरफ्त में लाना होगा। पार्टी तो वो वैसे ही तितर बितर हुई। और देखें ना, आज एक अजीब बात आई है मेरी नॉलेज में, आप सबको भी मालूम होगा कि यूनाइटेड नेशंस में इसराइल का जो नुमाइंदा है खातून, वो बात कर रही है पीटीआई की फेवर की। ये देखिए कि ये अल्लाह का अजाब नहीं है कि, यानी कि गौर करें कि ये ताने बाने कहाँ मिल रहे हैं जाके इन लोगों के। और जो ये 9 मई का सानिया हुआ हाफिज साहब की तरफ की बात है, जैसे कि ये बाकायदा कोई इसमें अंदरूनी के अलावा बैरूनी हाथ भी शामिल था। इनको सजा मिलना बहुत जरूरी है, जो सानिया 9 मई के किरदार हैं। तो जहां तक रह गई आप उसके तनाजुर में हाफिज साहब, जी सर आप कर लें मुकम्मल। आपको जहां तक फरमाना था कि इलेक्शंस की, जहां तक अपने बात की, देखिए इलेक्शन करवाना जो है, गवर्नमेंट तो चली जाएगी और 1 महीने के अंदर और उससे भी कम टाइम में। इलेक्शन करवाना जौन सा है वो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है और निगरान हुकूमत का काम है कि इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे। अब यहाँ मैं बड़ी माजरत से ये बात करने लगा हूँ कि यहाँ जो नाम फ्लोट हो रहे हैं, जिस किस्म की लॉबिंग हो रही है, वो ऐसे लोगों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया आज की तारीख तक। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मुशावरत हो प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ द अपोजिशन की और तमाम इत्तेहादी हुकूमत में जो जमातें शामिल हैं PDM में, ये बड़ी ब्रॉड मुशावरत होनी चाहिए और कोई ऐसा एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्स सामने आना चाहिए, ना किसी की रिश्तेदारी की बुनियाद पर सिलेक्ट हो, ना दोस्ती की बुनियाद पर सिलेक्ट हो, जो सिर्फ और सिर्फ उसका काम हो कि उसने पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना है। तो अलबत्ता जो नाम फ्लोट करें आजकल, उनसे हमें इस किस्म का तासुर नहीं मिलता, लेकिन ऑब्वियसली वो हतमी नाम नहीं है। करमाइन साहब, एक फिर ब्रेक की तरफ मुझे जाना होगा। ये जो इसराइली आप उसकी बात है, आज शहरी रहमान साहबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर हाफिज साहब हमें थोड़ा सा अपना वक्त दें इस ब्रेक के बाद तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बात मौलाना साहब बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन इसकी बुनियाद कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं वही अमरीकी साजिश वाली बात तो नहीं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करते हैं जो आज इल्ज़ामात PTI चेयरमैन के ऊपर लगाए गए हैं इसराइल के साथ कनेक्शंस के हवाले से। हाफिज साहब ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीपल्स पार्टी और जो PMLN की तरफ से की गई हैं। ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर लॉबिंग बहुत ज़्यादा PTI ने की है, उनका एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक पॉपुलैरिटी भी मौजूद है और आवाज़ उठाई है मुख्तलिफ हवालों से। इसी तनाजुर में नजर आया हमें कि इसराइल के एक नुमाइंदे ने यूनाइटेड नेशंस में भी बात की है। इसको इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, बजाय इसके कि कहा जाए कि कोई एजेंटी वो कर रहे हैं या साजिशी एक बयानिया बनाया जाए इसके अराउंड? देखिए अफसा बीबी, मौलाना साहब ने जो मौक़िफ़ 11 साल पहले अपनाया था, ये तो मेरे ख़्याल में कौम को भी तस्लीम करना चाहिए और आप दोस्तों को भी, कि आज PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी उसी पेज पे आ गई। मौलाना साहब 11 साल पहले कह चुके थे कि PTI की चेयरमैन ये पाकिस्तान का नुमाइंदा और एजेंट नहीं है, ये बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंट है। 90 की दहाई में डॉक्टर इसरार को आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। हाकिम सईद की किताब आप पढ़िए, वो क्या कहते हैं
इनकी हुकूमत में एक ही पासपोर्ट एक ही यहूदी को जारी हुआ इनकी दस्तखत से, इन्हीं PTI की हुकूमत में। अब कैसे इसराइल आइन के मुताबिक आपकी पासपोर्ट यहाँ से कैसे जारी हुआ, आइन में उनकी इजाज़त है नहीं, तो फिर ये किसने किया, क्यों किया? और फिर जो फर्म हायर किया गया अमेरिका में अपने लॉबिंग के लिए, वो फर्म कौन सी फर्म है जो पाकिस्तान की एटमी असासों और हथियारों के ख़िलाफ़ है? वो 66 कांग्रेसमैन्स जो PTI की हिमायत में बोल पड़े, उनमें अक्सरियत वो है जो चीन के दुश्मन है, भारत के दोस्त है और इसराइल के एजेंट है। अब इसराइल का एजेंट, चीन का दुश्मन और भारत का दोस्त, तो आप मुझे बताएं, दुश्मन का दोस्त मेरा दोस्त किस तरह हो सकता है, और मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? और इसराइल के बारे में कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ आप पढ़िए, वो क्या कह रहा है। इसराइल के बारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पढ़िए, उन्होंने क्या कहा, उनको सुनिए। तो जब, और इनकी अपनी पार्लियामेंटेरियन खातून, पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक रुकन पार्लियामेंट जो PTI से ताल्लुक़ है, वो कह रही है कि क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा यहूदियों के हवाले करे, इसराइल को तस्लीम करे। इन तमाम कड़ियों को मिला के एक नई बात जो अभी करमानी साहब ने की, इससे साबित होता है, ये एक सवालिया निशान है, इससे साबित होता है कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं, ये बैरूनी कुव्वतों का एजेंट है। किसी दिन आपके साथ हाफिज साहब एक इसके ऊपर भी बैठक रखेंगे कि जो हमारे UAE और सऊदी अरब की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए गए, उस पे आप और मौलाना साहब क्या ख्यालात रखते हैं? उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का सियासी हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। अगर वहाँ के ममालिक उसको तस्लीम करते हैं तो आप आवाम से कि वहाँ के आवाम की राय क्या है, मैं वहाँ आवाम की नुमाइंदगी तज्जिया हासिल करूंगी आने वाले दिनों में। मैं चाहूंगी कि इस मौजू के ऊपर आप लोग गहरी नजर रखते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं? मैं खोड़ो साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे, सर जो PTI के बैन की मैं बात कर रही थी, आप नहीं समझते कि दुनिया बड़ी अहम नजरें जमाए बैठी होगी इस मामले में, क्योंकि IMF ने कंसल्ट किया है PTI और उनके चेयरमैन को भी कुछ दिन पहले, आप जानते होंगे इस हवाले से। देखिए, बात सुने, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि किसी पार्टी को बैन करने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती, वो किसी और नाम से भी आ सकती है। तो बैन करने के लिहाज से मैं इसके फ़ायदे में नहीं हूं, ठीक है जी। रही बात कि इमरान खान साहब पर केसेस हैं, इमरान खान साहब अगर केसेस को फेस कर सकते हैं तो कर लें, अगर उनका मिलती है तो मिले। उन्होंने खुद ही कहा था कि जी कानून सबके लिए होना चाहिए, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो। अगर छोटे आदमी गिरफ्त में आए हैं और बड़ा आदमी भी गिरफ्त में आ जाता है और सज़ा पा जाता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बैन पार्टियों का, उससे कोई मसला हल नहीं होता। अवामी राय है, अवाम के मैदान में अगर वो हार जाते हैं तो बस हार जाते हैं। यही इंतकाम है जिसको कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बाकी अब रही बात इलेक्शन की, ये बात जो यहाँ निकली कि जी मरदमशुमारी, अब मरदमशुमारी को अप्रूव करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना है। क्या हुकूमत इस नई मरदमशुमारी जिस पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं इसको वाकई अप्रूव कराने जा रही है? अगर अप्रूव कराने जाएगी तो फिर इलेक्शन कमीशन को तनदही से काम करना पड़ेगा कि विद इन टाइम डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन पोस्टपोन न हो। इस सब का जायजा हम आने वाले प्रोग्राम्स में लेंगे। खोड़ो साहब, आपसे कता कलामी की वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सेनेटर खोड़ो साहब, सेनेटर किरमानी साहब और हाफिज हमदुल्ला साहब लोगों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, एक बात के ऊपर राय खुलकर सामने आई है कि किसी पार्टी को बैन करने की हिमायत हमारे मेहमानों ने कहा है कि हम नहीं करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।